फ्रेंड्स नमस्कार। आधुनिक इतिहास पार्ट ए को हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बीपीएससी में 35 प्रश्न पूछे जाते हैं इतिहास खंड से, जिसमें तीनों ही सेक्शन शामिल होते हैं, जबकि केवल आधुनिक इतिहास के खंड से बीपीएससी में 27 से 28 प्रश्न आते हैं। जिस बात का प्रमाण हम कई बार दे चुके हैं, इसलिए इस वीडियो में हम नहीं करने जा रहे हैं वैसा। तो उसमें से 25 प्रश्न का टारगेट है हमारा कि आधुनिक इतिहास के 27 या 28 प्रश्न जो 68th और 69th और आगामी किसी भी परीक्षा में आए, तो उसमें से 25 प्रश्न का हमारा टारगेट है लरवाना आपकी परीक्षा में। और उसी टारगेट को अचीव करने के लिए इस सीरीज को हम लाए हैं। इसमें 4 पार्ट में वीडियो आएगा आधुनिक इतिहास का। पहला पार्ट कंप्लीट हो चुका है। दूसरा पार्ट आप अभी देख रहे हैं, पार्ट बी। इसमें हम गवर्नर जनरल जितने भी हैं, वाइसराय जितने भी हुए, उनके समय में क्या क्या काम हुए और क्या क्या आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, उस पर डिटेल से चर्चा करेंगे अभी। और कांग्रेस के जितने अधिवेशन हैं, जितने महत्वपूर्ण अधिवेशन हैं, उस पर चर्चा करेंगे। तो पार्ट बी में केवल इसी 2 टॉपिक पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, क्योंकि ये लंबा टॉपिक है। जैसे कांग्रेस का पूरा अधिवेशन और गवर्नर जनरल वाइसराय आप सभी जानते हैं, तो इसको बहुत बारीकी से जो है हम क्लियर करवा देते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं सबसे पहले बंगाल के गवर्नर से। ध्यान दें कि सबसे पहले बंगाल में गवर्नर नियुक्त होता था, उसके बाद भारत का उसी गवर्नर को, जो बंगाल का गवर्नर हुआ करता था, को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। फिर कुछ आदेश पारित हुए, जिसके बाद उस गवर्नर जनरल का नामकरण बदल दिया गया और उसको वाइसराय कहा जाने लगा। इसी तरह वाइसराय जो है, अंतिम वाइसराय लॉर्ड माउंटबेटन हुए और पहले बंगाल के गवर्नर जो है लॉर्ड क्लाइव हुए। तो पहला और अंतिम आपने देख लिया। हम आपको अब एक एक के बारे में सही से बता रहे हैं और क्या क्या काम हुए उसके समय में वो भी बता रहे हैं। ये एक मोटा मोटा जानकारी था। तो बंगाल के गवर्नर से हम शुरू करते हैं। पहला गवर्नर बंगाल का लॉर्ड क्लाइव था। इसका कार्यकाल आपको ध्यान रखना है 1757 से 1760 ईस्वी के बीच था। ये बंगाल का फर्स्ट गवर्नर हुआ। इसने ट्रायल एंड एरर मेथड, यानी कि परीक्षण और अशुद्धि के नियम को लागू किया था राजस्व सुधार के लिए। श्वेत विद्रोह इसके काल में हुआ था, सैनिकों का श्वेत विद्रोह। और इसी के समय में बंगाल में द्वैध शासन 1765 में लगाया गया था। द्वैध शासन के बारे में यदि नहीं जानते हैं तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। राजस्व वसूलना और शासन, यानी कि प्रशासन, ये 2 द्वैध शासन के अंग थे। तो राजस्व वसूलने का काम जो है सैनिक संरक्षण और विदेशी मामला ये कंपनी करता था, और शासन प्रशासन चलाने की जिम्मेदारी जो है नवाब के हाथों में थी। यही था द्वैध शासन। ध्यान देंगे, क्लाइव को बड़ी बड़ी नींव रखने वाला कहा गया था बर्ग के द्वारा। भविष्य का अग्रदूत इसको कहा गया था लॉर्ड क्लाइव को पर्सिवल के द्वारा। और इसी ने इंग्लैंड में जाकर जो है आत्महत्या कर ली थी बाद में। इलाहाबाद की जो दूसरी संधि हुई थी 1765 ईस्वी में, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को इसने कंपनी के संरक्षण में इसी ने, यानी कि लॉर्ड क्लाइव ने ही ले लिया था। बंगाल में मोहम्मद रजा खां को इसी ने उप दीवान नियुक्त किया था और बिहार में राजा सीताव राय को। तो लॉर्ड क्लाइव से थोड़ा सा लंबा लिस्ट हो गया ये, लेकिन लॉर्ड क्लाइव से इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बनेंगे। और एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। द्वैध शासन लॉर्ड क्लाइव ने लागू किया था, सबसे पहला गवर्नर बंगाल का था, लेकिन द्वैध शासन का जनक ये नहीं था। द्वैध शासन का जनक था लियोनस कार्टियर। ये बीपीएससी के 60-62 बीपीएससी में प्रश्न आ चुका है। तो थोड़ा हम इसको डिटेल कर रहे हैं, जहाँ जहाँ हमको लग रहा है एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं आपका। आप इसको नोट कर सकते हैं या फिर कई बार सुन सकते हैं, 2-3-4 बार, तो याद हो जाएगा सारा कुछ। दूसरा था हालवेल। इसके समय में ब्लैक होल नाम की एक घटना हुई थी, ध्यान होगा आपको, 20 जून 1756 ईस्वी को। बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। अगला हुआ था तीसरा वेनिनस्टाड। ये बक्सर का युद्ध जो 1764 का हुआ था, उसके समय में बंगाल का ये गवर्नर था वेनिनस्टाड। तो ये ध्यान रखना है, बक्सर का युद्ध इंपॉर्टेंट है, 1764 में हुआ था। अगला चौथा हुआ था बंगाल का गवर्नर फिर से लॉर्ड क्लाइव, लेकिन ध्यान रखिएगा, हमने बताया आपको कि बाद में ये इंग्लैंड जाकर आत्महत्या कर लिया था। इसका दूसरा कार्यकाल जो है 1765 से 67 ईस्वी तक रहा था लॉर्ड क्लाइव का। उसके बाद वेरेलस्ट आ गया था 1767 से 1769 ईस्वी के बीच में। इसके बारे में बहुत जानकारी इतिहास में हमें प्राप्त नहीं हुई, मतलब परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे हैं। तो पांचवा है लियोनस कार्टियर, छठा, ये 1769 से 72 ईस्वी तक रहा था।
ध्यान देंगे द्वैध शासन का जनक इसी को कहा गया है। तो ये इतना इम्पोर्टेंट था। यहीं पर बंगाल के सभी गवर्नर का काम तमाम हो गया। इतना ही था आपके लिए इम्पोर्टेंट। अब हम शुरू करेंगे भारत के गवर्नर जनरल। ध्यान देंगे छठा जो गवर्नर हुआ उसी को यानी वारेन हेस्टिंग्स को प्रमोशन दे करके भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। तो ध्यान देंगे बंगाल का अंतिम गवर्नर अगर पूछा जाए तो वारेन हेस्टिंग्स, और भारत का यदि प्रथम गवर्नर जनरल पूछा जाए तब भी वारेन हेस्टिंग्स। ध्यान देंगे बंगाल का ये अंतिम गवर्नर था। द्वैध शासन को इसने समाप्त कर दिया जिसको लॉर्ड क्लाइव ने लगाया था। इसी के समय में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया था और पदनाम जो गवर्नर था उस समय बंगाल का गवर्नर, उसको गवर्नर जनरल कर दिया गया था। अर्थात बंगाल का गवर्नर जो था अब बंगाल का बंगाल का ही, अभी भारत का नहीं, वो बंगाल का गवर्नर जनरल जो है कहा जाने लगा था। भारत का नहीं, सॉरी, वो बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। ऐसा फर्स्ट गवर्नर जनरल भी यही वारेन हेस्टिंग्स ही था। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है बंगाल के गवर्नर जनरल में पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स हो गया। तो ये ध्यान रखना है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 इसी के समय में पारित हुआ था। और ध्यान रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भी इसी के समय कलकत्ता में हुई थी जिसके मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे थे। तो ये दो मुख्य जानकारी इसके समय में आपको ध्यान रखना है। अगला है लॉर्ड कॉर्नवालिस यानी बंगाल का दूसरा गवर्नर जनरल था लॉर्ड कॉर्नवालिस। पटना में प्रांतीय न्यायालय की इसने स्थापना किया। दास प्रथा पर इसने रोक लगा दी। सिविल और पुलिस सेवा का यह जनक कहा जाता था। इसने अस्थायी बंदोबस्त की प्रक्रिया शुरू की जिसको जमींदारी बंदोबस्त या स्तंभरारी बंदोबस्त भी कहा जाता है। न्यायिक क्षेत्र में शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का जन्मदाता इसी को माना जाता है। कानून की विशिष्टता का या कानून का राज इसी के समय में लागू हुआ था भारत में। नागरिक सेवा का जनक, सिविल और पुलिस दोनों का जनक यही कहा जाता है। तो इससे संबंधित ये सभी तथ्य आपको ध्यान रखने हैं। रैयतवारी और महलवारी, जैसा कि अभी हमने बताया कि अस्थाई बंदोबस्त जिसको जमींदारी बंदोबस्त भी कहा जाता है इसको शुरू किया था। तो जमींदारी, रैयतवारी और महलवारी तीनों का आप ध्यान रखिएगा। मैं यहीं पर थोड़ा थोड़ा कर देता हूँ, हालांकि इस विषय से ये संबंधित नहीं है रैयतवारी महलवारी। ध्यान रखिएगा कि थॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर रीड के द्वारा इसको शुरू किया गया था। बम्बई, मद्रास और असम में समस्त अंग्रेजी क्षेत्र का लगभग 51% भूमि जो है इसके अंतर्गत आता था। भूमि का मालिक किसान को बनाया गया था रैयतवारी में। जबकि महलवाड़ी में क्या था, इसको लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में जो है मैकेंजी के द्वारा लागू किया गया था। और ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश का भाग, मध्य प्रदेश, मध्य प्रांत का भाग, पंजाब का भाग, दक्कन का कुछ भाग, और मतलब समस्त अंग्रेजी क्षेत्र के लगभग 30% भूभाग पर इसको लागू किया गया था। राजस्व देने की जिम्मेदारी इसमें गाँव के जो मुखिया होते थे उस पर रखा गया था। जबकि रैयतवारी में जो भू राजस्व होता था वो देना होता था डायरेक्ट किसान को ही। तो यही अंतर था, यह आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद जो है शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत हमने बता दिया और ये सब था कॉर्नवालिस के समय में। आइए नेक्स्ट है सर जॉन शोर। इसने हस्तक्षेप की नीति अपनाई थी। इससे संबंधित बस एक ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। उसके बाद चौथा था लॉर्ड वेलेस्ली। सहायक संधि की पद्धति की शुरुआत इसने की। ध्यान देंगे सहायक संधि करने वाला जो पहला राज्य था वह हैदराबाद था। उसके बाद अन्य कई सारे और राज्य हुए जैसे मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, बरार, भोंसले, सिंधिया, ये सभी थे, लेकिन आपको केवल हैदराबाद का नाम ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट था सर जॉर्ज वार्ले। इसका यदि मैं आप चाहें तो ईस्वी भी मैं बता देना चाहूँगा आपको। वारेन हेस्टिंग्स का जो समय था वो 1772 से 1785 था। कॉर्नवालिस का 1786 से 1793 था। सर जॉन शोर का 1793 से 1798 था। लॉर्ड वेलेस्ली का 1798 से 1805 था। सर जॉर्ज वार्ले अगले थे, पाँचवें। 1806 का वेल्लोर का जो सिपाही विद्रोह हुआ था वो इसके शासनकाल में हुआ था। लॉर्ड मिंटो प्रथम, अमृतसर की संधि इसके शासनकाल में हुई थी रंजीत सिंह और चार्ल्स मैटकॉफ के बीच में, ध्यान रखिएगा। उसके बाद सातवां था लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 से 1823। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके समय में कई सारे काम हुए थे, जैसे पिंडारियों का दमन हुआ था 1823 में। उसके बाद 1822 में जो है टेनेंसी एक्ट यानी काश्तकारी अधिनियम इसी के समय में लागू हुआ था। उसके बाद जो है अधीनस्थ पार्थक्य की नीति इसी ने लागू किया था, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने ही। संगोली की संधि का के द्वारा जो है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध इसी के समय में अंत हुआ था।
तो ये सभी इम्पोर्टेंट है। इसे आंग्ल नेपाल युद्ध जो 1814 से 16 में हुआ था, ये भी लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में ही हुआ था। तो ये 4-5 जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हमने बताए वो आपको ध्यान रखना है या नोट कर लीजिए। उसके बाद लॉर्ड एमहर्स्ट के शासनकाल में जो है प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था। डान्यूब की संधि के द्वारा इसका अंत हुआ था। ध्यान रखना है, बंगाल का फर्स्ट गवर्नर जो मुगल सम्राट अकबर द्वितीय से बराबर के स्तर पर मिला था, वो यही था, लॉर्ड एमहर्स्ट ही, जो अकबर से बराबरी के स्तर पर जाकर मिला था। तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद जो है भारत का गवर्नर जनरल शुरू हो जाता है लॉर्ड विलियम बेंटिक से। ध्यान रखेंगे 1828 से 1833 तक यह बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाया, लॉर्ड विलियम बेंटिक, और 1833 से 1835 तक यह भारत का गवर्नर जनरल कहलाया। तो यदि प्रश्न आए कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक होगा। यदि प्रश्न आए कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तब जा करके लॉर्ड विलियम बेंटिक ही उसका उत्तर होगा। तो ध्यान रखिएगा। इसके समय में जो महत्वपूर्ण काम हुए थे लॉर्ड विलियम बेंटिक से संबंधित, आपने देखा होगा 67वीं री एग्जामिनेशन में भी इसे प्रश्न आए थे। 1929 में सती प्रथा का इसने अंत किया। कर्नल स्लीमैन या स्लीमैन जो भी कहें, सलीमन या स्लीमैन जो भी कहें, की सहायता से 1830 में ठगी प्रथा का इसने अंत किया। 1843 में इसके बारे में और अधिक हम आपको बताएंगे। मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम इसने बना दिया। मैसूर 1831 और कुर्ग 1834 में बेंटिक ने हड़प लिया था। शिशु बालिका हत्या पर इसने प्रतिबंध लगा दिया और नक्सली प्रथा का जो है अंत कर दिया इसने। चार्ल्स मैडकॉफ, इसके समय में सिर्फ एक जो इम्पोर्टेंट है वो ध्यान रखिएगा, इसको भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है, चार्ल्स मैडकॉफ को। तो ये इतना इम्पोर्टेंट है। उसके बाद लॉर्ड ऑकलैंड आए। इनके समय में जो है ग्रांड ट्रंक रोड की मरम्मत की गई और कुछ नहीं हुआ, बस इतना ही इम्पोर्टेंट है। और एक युद्ध हुआ था इनके समय में, आंग्ल अफगान युद्ध। ये 65th बीपीएससी का प्रश्न पूछा गया था कि आप फर्स्ट आंग्ल अफगान युद्ध किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था, तो ये लॉर्ड ऑकलैंड ही थे। तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद लॉर्ड एलनबरो आते हैं। इनके समय में जो है सिंध को 1843 में ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता है। दास प्रथा का उन्मूलन किया जाता है एक्ट 1843 एक्ट 5 के द्वारा। और कुशल और अकर्मण्यता की नीति जो है लॉर्ड एलनबरो ने ही अपनाया था। तो ये 3 पॉइंट इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लॉर्ड हार्डिंग आते हैं। नरबली प्रथा पर इन्होंने प्रतिबंध लगाया था। उसके बाद लॉर्ड डलहौजी आते हैं। इसके समय में क्या क्या इंपॉर्टेंट काम हुए और कौन कौन सा युद्ध हुआ। इनके समय में 2 युद्ध हुआ था। पहले ध्यान रखिएगा, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 49, और दूसरा हुआ था द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1852 में, लॉर्ड डलहौजी के समय में। तो दोनों युद्ध याद रखिएगा। उसके बाद कुछ काम हुए थे जिसको हम पॉइंट्स में बता देते हैं। 1849 में पंजाब का इसने विलय कर लिया। कोहिनूर महारानी विक्टोरिया को इसने भेजवा दिया। 1852 में बर्मा और पीगू को अंग्रेजी राज्य में इसने मिला लिया। सिक्किम को 1850 में इसने दुर्व्यवहार के आरोप में जो है मिला लिया। 1852 में इनाम कमीशन का इसने गठन किया था। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स यानी व्यक्तिगत सिद्धांत के तहत जो है इसने हड़प नीति के तहत जो है सो विलय किया था। विलय करने वाला जो सबसे पहला जगह था वो था सतारा, उसके बाद था जोधपुर, संभलपुर। इसी तरह से झांसी को इसने 1853 में फिर मिला लिया हड़प नीति के तहत। तो ये सब जो है पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं, नोट करना है। फिर अवध पर जो है कुशासन का आरोप लगाकर उसको मिला लिया था इसने। वुड डिस्पैच 1854 जो है शिक्षा में सुधार हेतु इसने लागू किया था, इसी के समय में हुआ था। भारत में रेलवे का जनक इसको कहा जाता है। कई सारे पॉइंट्स जो हम बता रहे हैं वो इससे संबंधित हैं, क्या कहते हैं, लॉर्ड डलहौजी से। तो ये ध्यान रखना है आपको। उसके बाद पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी की स्थापना इसी के समय में हुई थी। तार सेवा का शुभारंभ इसके काल में हुआ था। भारतीय नागरिक सेवा यानी सिविल सर्विस हेतु पहली बार प्रतियोगिता परीक्षा शुरू भी इसी के समय में की गई थी। रेल सेवा को ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे नामक कंपनी द्वारा इसी के समय में प्रारंभ किया गया था। तो ये सभी इससे इम्पोर्टेंट प्रश्न थे। अब भारत के वायसराय का पद शुरू हो जाता है। लॉर्ड कैनिंग पहला वायसराय था, भारत का प्रथम वायसराय और अंतिम गवर्नर जनरल था, ये ध्यान रखिएगा। और 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो है लॉर्ड कैनिंग के समय में ही हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद 1 नवंबर 1858 को कैनिंग ने इलाहाबाद में महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ा, जिसमें विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया था, बताया गया। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था 1858 में वो समाप्त हो जाता है। शासन की बागडोर कंपनी के हाथ से सीधा जो है ब्रिटिश शाही के पास चला जाता है लॉर्ड कैनिंग के समय में ही।
उसके बाद इंडियन हाई कोर्ट एक्ट पारित किया गया और 1856 में, और बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में जो है एक एक हाई कोर्ट की स्थापना इसके समय में की गई स्थापित। आईपीसी की स्थापना, इंडियन पिनल कोड की स्थापना जो है वो 1861 में लॉर्ड कैनिंग के समय में ही होता है। कहते नहीं है कि आईपीसी की धारा इतना क्या था, आईपीसी सीआरपीसी की धारा, तो ये इसी के समय में स्थापित किया गया था। 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम भी इसी के समय में पारित किया गया था। मैकाले द्वारा जो बनाया गया था दंड संहिता, उसको 1858 में कानून बना दिया गया था इसी के समय में। उसके बाद डलहौजी का जो व्यवगत सिद्धांत था उसको इसने समाप्त कर दिया, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। और इसके समय में एक अर्थशास्त्री थे जिनका नाम था विल्सन, उनको भारत इसने बुलाया था और उन्हीं की राय पर जो है 500 रुपया से अधिक आय वाले जितने भी भारतीय व्यक्ति थे उस पर आयकर लगा दिया था। तो पहली बार आयकर की शुरुआत जो है, अभी जो इनकम टैक्स देते नहीं है, वो इसी के समय में यानी लॉर्ड कैनिंग के समय में ही शुरुआत हुई थी। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने बता दिया आपको। एक भी प्रश्न आपको कभी भी वाइसराय और गवर्नर जनरल से अब नहीं छूटेगा। लॉर्ड एल्गिन उसके बाद जो है आए, तो वहावी आंदोलन का दमन इसने किया था। उसके बाद सर जॉन लॉरेंस आए अगले 1863 से 1869 के बीच। भूटान ने भारत पर आक्रमण कर दिया था इसके समय में, ध्यान दीजिएगा। भूटान जो छोटा सा एक देश है वो भारत पर आक्रमण सर जॉन लॉरेंस के समय में कर दिया था। और इसने जो है हस्तक्षेप की नीति अपनाई थी सर जॉन लॉरेंस ने, मतलब हस्तक्षेप नहीं कर रहा था, इसीलिए जो है भूटान ने कर दिया था। उसके बाद लॉर्ड मेयो आते हैं। लॉर्ड मेयो का कार्यकाल बहुत महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि 1872 में कृषि विभाग की इसने स्थापना की। भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण की शुरुआत इसने की। उसके बाद जो है प्रथम बार भारत में जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में ही हुआ था। हालांकि नियमित जनगणना का कार्य जो है बाद में शुरू हुआ था 1881 में, तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद जो है लॉर्ड नॉर्थब्रुक आते हैं। इन्होंने कहा था कि मेरा उद्देश्य करों को हटाना और अनावश्यक कार्रवाई को बंद करना है, बस इससे इतना ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद फिर लॉर्ड लीटन आते हैं। तो लॉर्ड लीटन के काल में जो 1876 से 80 लॉर्ड लीटन का कार्यकाल था, इसको जो है ओवन मेरेडिथ की संज्ञा जो है सो दिया गया था, क्योंकि ये प्रसिद्ध उपन्यासकार थे, निबंध लेखक थे, साहित्यकार थे लॉर्ड लीटन साहब। इन्होंने फॉरवर्ड रूल यानी कि अग्रगामी नीति का प्रारंभ किया था और अकाल आयोग का गठन जो है रिचर्ड स्टेची की अध्यक्षता में गठित किया था। ध्यान देंगे महात्मा गांधी को भी कैसर ए हिंद की उपाधि 1915 में अंग्रेजों के द्वारा उनके फर्स्ट वर्ल्ड वार में भारतीयों को शामिल करने हेतु दिया गया था। 1877 में, ध्यान देंगे 1876 से 80 इनका कार्यकाल था लॉर्ड लीटन का। 1877 में महारानी विक्टोरिया को कैसर ए हिंद की उपाधि दिया गया था दिल्ली दरबार का आयोजन करके, और यही कैसर ए हिंद की उपाधि अभी हमने बताया कि 1915 में जो है फर्स्ट वर्ल्ड वार के टाइम पर महात्मा गांधी को भी अंग्रेजों के द्वारा दिया गया था। तो समझ सकते हैं आप, जो उस समय की महारानी थी उनके बराबर की उपाधि महात्मा गांधी को दिए गए थे। जबकि नाइटहुड की उपाधि जो है रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया गया था। ये भी हमने बताया आपको पिछले एपिसोड में कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में उन्होंने वापस कर दिया था इन दोनों ने। 1878 का जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है, ध्यान देंगे भारतीय समाचार पत्र अधिनियम, ये इसी के समय में आया था लॉर्ड लीटन के समय में ही। और सिविल सर्विस में जो है आयु 21 वर्ष से कम करके 19 वर्ष इसने कर दिया था, जो बाद में बहुत चर्चा का विषय रहा। उसके बाद अगले नंबर पर आते हैं लॉर्ड रिपन साहब, जो 1880 से 1884 तक थे भारत में वाइसराय। ध्यान देंगे 1878 के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को इसने सबसे पहले समाप्त कर दिया। उसके बाद स्थानीय स्वशासन की शुरुआत इसी के शासनकाल में होती है। सिविल सेवा में आयु जो है 21 से 19 किया गया था, उसको भी इसने 19 से फिर 21 कर दिया था। तो ये जो लॉर्ड लीटन के समय में किए गए काम थे उसको उलट पलट कर दिया था। उसके बाद जो है 1881 में नियमित जनगणना की शुरुआत जो है 10-10 वर्ष पर होगी, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल से ही शुरू हुआ था। तो ये इतने इंपॉर्टेंट थे। उसके बाद एक और था, हंटर आयोग का गठन शिक्षा पर इसने करवाया था, और इल्बर्ट विधेयक जो है इसी के समय में पास हुआ था। श्वेत विद्रोह के नाम दिया गया था इसको बाद में। तो इतने इंपॉर्टेंट प्रश्न थे इनसे। उसके बाद लॉर्ड डफरीन आता है। लॉर्ड डफरीन के समय में जो है 28 दिसंबर 1885 को इसी के समय में कांग्रेस का स्थापना हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है। और बंगाल टेनेंसी एक्ट जो है इसी के समय में पारित किया गया था, तो इतना ध्यान रखना है। उसके बाद लॉर्ड लैंसडाउन आए, इनके समय में कोई महत्वपूर्ण काम नहीं हुआ, इसलिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर लॉर्ड एल्गिन द्वितीय आए, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है,
इसको भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। लॉर्ड कर्जन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसके समय में कुछ काम हुए थे, आपको पढ़ना है। इसने सबसे पहले 1901 में सिंचाई आयोग का गठन किया, 1902 में पुलिस आयोग का गठन किया, 1902 में ही इसने विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया। उसके बाद 1904 में इसने भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पास करवाया। फिर इसने एंटनी मैकडॉनल आयोग का गठन किया था, अकाल से संबंधित था ये आयोग। फिर इसने प्राचीन स्मारक परीक्षण अधिनियम पारित 1904 में करवाया था। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना इसने करवाया। विक्टोरिया मेमोरियल हॉल कलकत्ता का निर्माण इसने करवाया था। सब लॉर्ड कर्जन के बारे में भी बता रहे हैं। 1905 में बंगाल विभाजन कर्जन के समय में ही हुआ था। सीआईडी जो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट है, अपराध अन्वेषण विभाग, इसकी स्थापना 1903 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा ही सीआईडी की स्थापना की गई थी। तो आप देख रहे हैं किस तरह से जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो हम आपको कलेक्ट करवा रहे हैं। उसके बाद लॉर्ड मिंटो द्वितीय आते हैं। इसके समय में मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम जो है, मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था कर दी गई और ये सबसे जो है विवादास्पद रहा। 1909 में मदन लाल ढींगरा द्वारा कर्जन वाइली की हत्या की गई, तो इसके समय में ये दो काम महत्वपूर्ण थे। उसके बाद लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय आते हैं 1910 से 1916 के बीच में। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार का आयोजन होता है। ध्यान दीजिएगा, इसी समय बिहार का विभाजन हुआ था। 1910 से 1916 लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे जब बिहार का विभाजन हुआ था। बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया था। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1910 से 16 के समय में ही की गई थी। 23 दिसंबर 1912 को लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय पर बम फेंका गया था, ध्यान दीजिएगा। इसी के समय में 28 जुलाई 1914 को फर्स्ट वर्ल्ड वार भी हुआ था। 1916 में हार्डिंग द्वितीय को बनारस विश्वविद्यालय का कुलाधिपति बनाया गया था। 1915 में महात्मा गांधी का भारत आगमन दक्षिण अफ्रीका से हुआ था। इसी लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ही उस समय भारत का वाइसराय था जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे 1915 में। तो ये इतने इम्पोर्टेंट थे, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो है लॉर्ड चैम्सफोर्ड 1916 से 1921 ईस्वी तक रहता है। लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय में जो महत्वपूर्ण काम हुए थे उसको ध्यान रखिएगा। शिक्षा पर सैडलर आयोग का गठन 1917 में लॉर्ड चैम्सफोर्ड के शासनकाल में हुआ था। 1919 का रॉलेट एक्ट इसी के समय में हुआ था। 1919 का जालियांवाला बाग हत्याकांड लॉर्ड चैम्सफोर्ड के ही शासनकाल में हुआ था। खिलाफत आंदोलन 1920 इसी के समय में हुआ था। असहयोग आंदोलन 1920 इसी के समय में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह लॉर्ड चैम्सफोर्ड जिसका कार्यकाल 1916 से 21 था, इसी के बीच में चंपारण सत्याग्रह 1917 हुआ था। प्रथम भारतीय सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा थे, बिहार के गवर्नर जो है 1920 में नियुक्त किए गए थे, ये लॉर्ड चैम्सफोर्ड के शासनकाल में ही हुआ था। और तीसरा अफगान युद्ध जो है ये भी लॉर्ड चैम्सफोर्ड के शासनकाल में हुआ था, नोट कर लीजिए। उसके बाद लॉर्ड रीडिंग आता है 1921 से 1926 ईस्वी के लिए। ध्यान देंगे, चौड़ा चौरी गोरखपुर कांड लॉर्ड रीडिंग के समय में होता है। स्वराज पार्टी का गठन इसी के समय में 1923 में होता है। मोपला विद्रोह 1921 में इसके समय होता है, मालाबार केरल तट पर। 63rd बीपीएससी में पूछा गया है ये क्वेश्चन। और 1921 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन भी जो है एम एन रॉय के द्वारा इसी के समय में लॉर्ड रीडिंग के समय में ही होता है। उसके बाद लॉर्ड इरविन आता है 1926 से 31। गांधी इरविन समझौता बहुत महत्वपूर्ण है इसके समय का। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन बम्बई आता है इसके शासनकाल में ही। हमने बताया इसका कार्यकाल लॉर्ड इरविन का 1926 से 31 था। 12 मार्च 1930 को सबने अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ होता है इसी के समय में। 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा गया था इसी के समय में हुआ था। 1930 12 नवंबर को फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन इसके समय में हुआ था। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता जिसको दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है इसी के समय में हुआ था। इरविन का दिवाली घोषणा 1929 में हुआ था। और हार्टोग यानी कि बटलर कमेटी 1927 देसी रियासत के संबंध में हुआ था इसी के समय में, लॉर्ड इरविन के समय में ही। तो ये इंपॉर्टेंट थे आपके लिए। उसके बाद लॉर्ड वेलिंगटन का कार्यकाल शुरू हो जाता है 1931 से 1936 ईस्वी तक ये भारत का वाइसराय रहता है। ध्यान देंगे 16 अगस्त 1932 को रैमजे मैकडोनाल्ड जो ब्रिटेन इंग्लैंड के पीएम थे उनके द्वारा कम्युनल अवार्ड यानी कि सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की जाती है। यानी जो दलित हैं वो जो हिंदू ही थे लेकिन उनको हिंदू से अलग कर दिया गया और कहा गया कि इनके लिए एक अलग प्रतिनिधित्व की व्यवस्था हम कर देंगे, वही था सांप्रदायिक पंचायत। पूना समझौता इसके लिए हुआ था 24 सितंबर 1932 को, लॉर्ड वेलिंगटन के समय में हुआ था ये सांप्रदायिक पंचायत की घटना। उसके बाद लॉर्ड वेलिंगटन जो है 1915 में कांग्रेस अधिनियम बम्बई में हिस्सा लिया था, यह भी ध्यान रखिएगा। इसकी अध्यक्षता सर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा कर रहे थे। सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा से 67th री में इस बार क्वेश्चन भी पूछा गया था कि इन्होंने वाइसराय की कार्यकारिणी परिषद से कब जो है त्यागपत्र दे दिया था, इस तरह का संबंधित प्रश्न था।
उसके बाद अगले 18वें नंबर पर 1936 से 44 के लिए लॉर्ड लिनलिथगो आते हैं। आप जानते हैं 1947 में हम आज़ाद हो गए, तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न सब अब बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। प्रथम आम चुनाव 1937 का जो हुआ था, इन्हीं के समय में, लॉर्ड लिनलिथगो के समय में ही हुआ था। 1940 के जो लाहौर अधिवेशन हुए थे पहली बार, जिसमें पाकिस्तान की मांग की गई थी, उस समय भारत का वाइसराय लॉर्ड लिनलिथगो हुआ करता था। क्रिप्स मिशन इसी के समय में आया था। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ लॉर्ड लिनलिथगो के शासनकाल में ही हुआ था, क्योंकि हमने बताया 1936 से 1944 इसका कार्यकाल था। उसके बाद व्यक्तिगत सत्याग्रह पवनार आश्रम में महात्मा गांधी के द्वारा जो है वो भी इसी के समय में शुरू हुआ था। उसके बाद लॉर्ड वेवेल और लॉर्ड माउंटबेटन, दो वाइसराय और हैं, ध्यान देंगे। ये 19वें वाइसराय थे। लॉर्ड वेवेल 1944 से 47 इनका कार्यकाल था, और लॉर्ड माउंटबेटन 1947 से 1948। ध्यान देंगे, लॉर्ड वेवेल के समय में शिमला समझौता 1945 हुआ था, फिर कैबिनेट मिशन 1946 आया था। उसके बाद 20 फरवरी 1974 की घोषणा ब्रिटेन प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली लेबर पार्टी के द्वारा किया गया था कि हम जून 1948 तक प्रभुता संपन्न मतलब कि संप्रभुता जो है वो भारतीयों को दे देंगे। फिर 2 सितंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में जो है अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। ध्यान देंगे, वो लॉर्ड वेवेल के समय में। ध्यान देंगे 20वें जो वाइसराय और अंतिम वाइसराय थे भारत के, वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। 4 जुलाई 1947 को पीएम एटली के द्वारा, यानी प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली के द्वारा भारतीय स्वतंत्रता विधेयक ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया। ये प्रश्न भी कई बार बीपीएससी पूछ चुकी है। 18 जुलाई 1947 को इस विधेयक को स्वीकृति मिल गई, यानी पास हो गया। विधेयक में 2 राष्ट्र निर्माण की घोषणा थी, आप सभी जानते हैं, भारत और पाकिस्तान। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हो गया। हम स्वतंत्रता तक आ चुके हैं। 3 जून 1947 लॉर्ड माउंटबेटन योजना जो है, विभाजन की योजना जो है वो थी। तो यहीं पर इसका द एंड करते हैं हम। तो यदि मैं थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट प्रश्न आपको बताना चाहूँ तो थोड़ा सा सुन लीजिए अब इसका एक सारांश के रूप में। यदि आपसे पूछा जाए कि बंगाल का गवर्नर जनरल प्रथम कौन था, तो रॉबर्ट क्लाइव था। अंतिम गवर्नर कौन था, तो वारेन हेस्टिंग्स था। बंगाल के गवर्नर जनरल के बारे में पूछा जाए कि प्रथम गवर्नर जनरल बंगाल का कौन था, तो वारेन हेस्टिंग्स था, और अंतिम कौन था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक था। यदि पूछा जाए कि भारत के गवर्नर जनरल प्रथम कौन थे, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक था, और अंतिम गवर्नर जनरल यदि भारत का पूछा जाए तो लॉर्ड कैनिंग था। भारत का वाइसराय यदि पूछा जाए कि प्रथम कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग था, और अंतिम वाइसराय कौन था, तो लॉर्ड माउंटबेटन था। यदि पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल प्रथम कौन था, यानी कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड माउंटबेटन था। और यदि अंतिम गवर्नर जनरल पूछा जाए स्वतंत्र भारत का, तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। ध्यान देंगे, यदि प्रश्न में यह आता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तब चक्रवर्ती राजगोपालाचारी होगा। तो इतना इम्पोर्टेंट चीज़ था, आपको हमने बता दिया। आइए अब हम आपको कांग्रेस के से संबंधित जो है प्रमुख अधिवेशन के बारे में बताना चाहेंगे, लेकिन समय बहुत ज़्यादा हो गया है, तो हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। हम अगले पार्ट में कांग्रेस अधिवेशन से संबंधित बताएंगे आपको। धन्यवाद।